पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला जो है घूर्णन गति और दूसरा जो है परिक्रमण गति। सबसे पहले हम घूर्णन गति के बारे में अच्छे से समझेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जिसे घूर्णन या परिभ्रमण गति कहा जाता है। तो पृथ्वी लट्टू की भांति अपने ही अक्ष पर, अपने अक्ष का मतलब क्या होता है, अपने ही जगह पर लट्टू की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ गोल गोल घूमती है, जिसे घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहा जाता है। घूर्णन गति को परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। ध्यान रखना, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी जगह पर गोल गोल घूमती है, जिसे घूर्णन गति कहा जाता है, नहीं तो परिभ्रमण गति कहा जाता है। समझ में आ गए? आगे समझो। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट का वक्त लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर या अपने जगह पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो 23 घंटा 56 मिनट। हम लोग सुविधा के लिए इसे 24 घंटा कहते हैं। कभी कभी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो आप कितना लिखोगे, 23 घंटे 56 मिनट। समझ में आ गया? आपको ऑप्शन दिया जाएगा 23 घंटा 56 मिनट या 24 घंटे भी दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसे 24 घंटे पे टिक कर देते हैं, जबकि सही आंसर है इसका 23 घंटा 56 मिनट। क्लियर हुआ? आगे समझो। पृथ्वी के घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, पृथ्वी के घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है दैनिक गति किसे कहते हैं, तो याद रखना दैनिक गति जो है घूर्णन गति को कहा जाता है। अभी इसे दैनिक गति क्यों कहा जाता है, अब इसको समझो यहाँ पे। क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। तो पृथ्वी पर दिन एवं रात किस लिए होती है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। घूमने को क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। घूर्णन गति को क्या कहा जाता है, दैनिक गति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, अपने जगह पर गोल गोल घूमती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। कैसे होती है, आप इसको समझो। यहाँ पे मान लेते हैं ये पृथ्वी है और यहाँ पे एक सूर्य है। तो सूर्य की रोशनी जिस आधे भाग पे पड़ती है पृथ्वी के, वहाँ पे क्या होता है, दिन होता है। एक मिनट में आपको समझाता हूँ। ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो सूर्य की रोशनी जिस आधे भाग पे पृथ्वी पर पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, और जिस आधे भाग पे नहीं पड़ती है वहाँ पे क्या होता है, रात होता है। अभी हमें मालूम है कि पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है। कितने समय में घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए इसे 24 घंटा कहते हैं। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होता है, सभी जगहों पर दिन और रात होते रहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। समझ में आ गया? पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, और जिस भाग पे नहीं पड़ती है वहाँ पे रात होता है। लेकिन पृथ्वी क्या करती है, गोल गोल घूमती रहती है, इसलिए पृथ्वी के हर जगह पर दिन और रात होती रहती है। समझ में आ गया रहेगा? आगे समझते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अभी एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहा जाता है, तो प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं, ग्लोब पर। ग्लोब मतलब क्या होता है, पृथ्वी का जो छोटा रूप होता है या प्रतिरूप होता है उसे ग्लोब कहा जाता है। समझ में आ गया? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, मान लेते हैं सूर्य है, सूर्य की रोशनी जहाँ पे पृथ्वी पर पड़ती है उस आधे भाग में क्या होता है, दिन होता है, और आधे भाग में रात होता है। तो यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा तैयार होती है जो दिन और रात को विभाजित करती है। तो इसी रेखा को या इसी वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वृत्त को हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा प्रदीप्ति वृत्त किसे कहा जाता है, तो आप क्या उत्तर लिखोगे, आप लिखोगे ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब आगे समझो।
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो आप कितना लिखोगे? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप लिखोगे 66.5 डिग्री। कैसे बनाती है यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको समझाता हूँ, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं पृथ्वी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सीधी कैसा होता है? ऐसा सीधा होता है ना, लेकिन पृथ्वी ऐसा है, थोड़ा सा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो अपने कक्षीय समतल पे, मान लेते हैं समतले होगा, है ना, तो जो अपने कक्षीय समतल से 66.5, यहाँ पे देखोगे तो 66.5 डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने अंश का कोण बनाती है, तो आप लिखोगे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर हुआ? ये था आपका घूर्णन गति से संबंधित जो प्रश्न और उत्तर थे। क्लियर हुआ? एक प्रश्न और पूछा जाता है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है या किस गति के कारण होता है, तो आप लिखोगे घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं परिक्रमण गति क्या होती है। तो ध्यान दो, यहाँ पे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। अभी पृथ्वी क्या करती है, इसको मिटा देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। मान लेते हैं एक सूर्य है और एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग है। तो यहाँ पे ध्यान दो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी क्या करती है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ये जो देख रहे हो ये मार्ग दिखाई दे रहा है, तो दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर क्या करती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर क्या करती है, चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण गति कहा जाता है। अभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परिक्रमण गति किसे कहा जाता है, तो आप उत्तर क्या लिखोगे? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण गति कहा जाता है। समझ में आ गया? मान लेते हैं एक सूर्य है और एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाता है। समझ में आ गया? यहाँ से लेके यहाँ तक जब पृथ्वी एक चक्कर लगा लेते हैं सूर्य के चारों ओर, तो उसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है। अब आगे समझो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का वक्त लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगाती है, तो 365 दिन 6 घंटे का वक्त लगाती है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से समझो। मान लेते हैं पृथ्वी यहाँ से घूमना शुरू की, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगाती है। यानी कि पृथ्वी अगर घूमना शुरू की यहाँ से, तो 365 दिन और 6 घंटे बाद पृथ्वी यहाँ पे फिर से पहुँच जाएगी। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का वक्त लगाती है। क्लियर हुआ? अब आगे समझो, सुविधा के लिए 6 घंटे को हम इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो हम लोग सुविधा के लिए क्या कहते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है 365 दिन में क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। 6 घंटे को हम सुविधा के लिए नहीं जोड़ते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन के बराबर हो जाता है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। सुविधा के लिए हम 24 कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो 6 घंटा बच जाता है, तो 6 घंटा हम 4 साल को अगर जोड़ेंगे तो एक दिन के बराबर हो जाएगा। 6 घंटे एक साल का, 6 घंटे दूसरे साल का, 6 घंटे तीसरे साल का और 6 घंटे चौथे साल का, 6 चौ 24 हो जाता है। तो यानी 24 घंटे को क्या कहा जाता है, एक दिन कहा जाता है। तो 6 घंटे मिला के ऐसे 4 सालों का एक दिन के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया? तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन के बराबर हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष
फरवरी माह के 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। तो आपने देखा रहेगा हर 4 साल के बाद जो होता है फरवरी 28 दिन का ना होके 29 दिन का होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ये जो 6 घंटे बच जाते हैं तो इस 6 घंटे को हम क्या करते हैं 4 साल वाले फरवरी में जोड़ देते हैं, तो इसलिए वो फरवरी क्या हो जाता है 28 दिन की बजाय 29 दिन का हो जाता है। समझ में आ गया? अब आगे समझो, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। यानी कि जिस वर्ष में फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं ऐसे वर्ष को क्या कहा जाता है लीप वर्ष कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, अच्छे से समझो। आपको प्रश्न पूछा जाएगा लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप कितने दिन बताओगे 366 दिन बताओगे। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा लीप वर्ष किसे कहा जाता है तो आप कैसे लिखोगे, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब आगे समझो, परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। वार्षिक गति किसे कहा जाता है? तो वार्षिक गति किसे कहा जाता है परिक्रमण गति, यानी परिक्रमण गति को हो वार्षिक गति कहा जाता है। अब वार्षिक गति क्यों कहा जाता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेते हैं तो उसे एक वर्ष कहा जाता है, एक साल कहा जाता है। इसीलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दो। समझ में आ गया? घूर्णन गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन को परिभ्रमण कहा जाता है और क्या कहा जाता है दैनिक गति भी कहा जाता है। ध्यान रखना, घूर्णन को परिभ्रमण भी कहा जाता है और दैनिक गति भी कहा जाता है, और परिक्रमण गति को क्या कहा जाता है वार्षिक गति भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया रहेगा घूर्णन गति और परिक्रमण गति। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं। पृथ्वी की उपसौर और अपसौर स्थिति ये क्या होती है, आइए समझते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सूर्य से दूर चली जाती है। तो पृथ्वी क्या करती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। समझ में आ गया? तो 4 जुलाई को क्या होता है, 4 जुलाई को जो होता है पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। तो 4 मान लेते हैं यहाँ पे देख रहे हो सूर्य है और एक पृथ्वी है, तो 4 जुलाई को क्या होता है सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा होती है। 4 जुलाई को क्या होता है, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे ध्यान दो, पृथ्वी अपनी कक्षा में, इसे कक्षा बोलते हैं। समझ में आ गया? पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को सूर्य से दूर चली जाती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर या अंग्रेजी में एपहेलियन कहते हैं। क्लियर हुआ? 4 जुलाई को क्या होता है सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ गया? इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे अपसौर कहते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में इसे अपहेलियन कहते हैं। कभी कभी इसे अंग्रेजी में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना। अब आगे समझो, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक पहुंच जाती है। पृथ्वी के इस स्थिति को अपसौर यानी कि पेरिहेलियन कहते हैं। तो 3 जनवरी को क्या होता है, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम लोग अपसौर नहीं उपसौर कहते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने गलत लिख दी है, यहाँ पे हो जाएगा उपसौर। समझ में आ गया? तो 3 जनवरी को क्या होता है, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो सबसे कम हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग उपसौर कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग पेरिहेलियन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हमें समझना है विषुव क्या होता है, उत्तरायणांत क्या होता है और दक्षिणायनांत क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि विषुव क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दो, जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है उस दिन को विषुव कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विषुवत रेखा क्या होती है। यहाँ पे ध्यान दो, मान लेते हैं पृथ्वी है, तो पृथ्वी के मध्य भाग से एक काल्पनिक रेखा जाती है जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ऊपर वाले आधे भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, गोले का आधा। समझ में आ गया? तो पृथ्वी के ऊपर
3 ऐसे रेखाएं हैं या ऐसे काल्पनिक वृत्त हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला जो है विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री पे स्थित है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे एक रेखा जाती है जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे एक रेखा जाती है जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा क्या होता है आपको समझ में आ गया रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है उस दिन को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सी रेखा है 0 डिग्री, ये है विषुवत रेखा। यानी कि जिस दिन सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पे पड़ेगी उस दिन को हम लोग क्या कहेंगे, उस दिन को हम लोग विषुव कहेंगे। क्लियर हुआ, आगे समझो। इस तारीख को दिन एवं रात की अवधि पूरे पृथ्वी पर बराबर होती है। यानी कि जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है इसके कारण क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात का जो अवधि होता है, अवधि मतलब समय होता है, वो बराबर होता है। यानी कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। यानी कि दिन और रात की जो अवधि है वो क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर हुआ, अब आगे समझते हैं। यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। तो यानी कि साल में 2 दिन ऐसा है जिसके कारण क्या होता है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है और ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति को विषुव कहा जाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो होती है वो बराबर होती है। अब आगे समझो। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसके कारण मैं आपको इसको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 21 मार्च की स्थिति क्या होती है। 21 मार्च की स्थिति क्या होती है, यहाँ पे देख रहे हो पृथ्वी एकदम सीधी होती है जिसके कारण क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी किसके ऊपर पड़ती है, विषुवत रेखा के ऊपर पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है क्या होता है, शरद ऋतु होता है। शरद ऋतु का मतलब ठंडी का मौसम होता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु यानी कि ठंडी का मौसम होता है। क्लियर हुआ। अब हमें यही समझ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दो, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, तो यहाँ पे बसंत ऋतु है। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, शरद ऋतु। शरद ऋतु का मतलब क्या होता है, ठंडी का मौसम होता है। जबकि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे है 23 सितंबर। पृथ्वी क्या करती है, घूमते घूमते अपना पोजीशन बदलती रहती है, स्थिति बदलती रहती है। तो 23 सितंबर को क्या होता है, पृथ्वी यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाती है, ऐसा घूमती है ना, तो यहाँ पे पहुँच जाती है। 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु यानी ठंडी का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना। अब हम आगे समझते हैं उत्तर आयनांत क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दो, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो, 21 जून को जो सूर्य की किरणें है, मान लेते हैं कि पृथ्वी है और ये सूर्य है। 21 जून को क्या होता है, पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और झुकी हुई ऐसे ही स्थिति में क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। समझ में आ गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ऐसे झुकी हुई अवस्था में सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। यानी कि पृथ्वी क्या है, एक ही तरफ झुकी हुई है और इसी अवस्था में क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। समझ में आ गया। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा पर क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है ऊपर वाला कर्क रेखा है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती है कर्क रेखा पे सीधी पड़ती हैं। क्लियर हुआ। और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। तो ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव क्या होता है, सूर्य की तरफ
झुका होता है। कब झुका होता है? 21 जून को। समझ में आ गया? इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो अभी जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहेगा तो उसके कारण क्या होता है, एक उत्तरी भाग में जो है सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, यानी कि सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा किधर पड़ रही है? उत्तरी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि यह जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ? क्योंकि आपको मालूम है पृथ्वी जो है अपने जगह पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर हुआ? अब आगे समझो। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम क्यों होता है? क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो होता है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? 21 जून को गर्मी का मौसम होता है। क्लियर हुआ? जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। जबकि 21 जून को क्या रहेगा? उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा? गर्मी का मौसम रहेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा? शीत ऋतु रहेगा, यानी कि सर्दी का मौसम रहेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु होता है, ठंडी का मौसम। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध क्या है? सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है, उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है, जिसके कारण वहां पे बहुत ज्यादा रोशनी प्राप्त होती है। इसके कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो होता है गर्मी का मौसम होता है। क्लियर हुआ? अब आगे समझो। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। क्यों होती है? यहाँ पे ध्यान दो, पृथ्वी अगर सीधा रहेगा तो ऐसा रहेगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हो सबसे अधिक भाग में सूर्य की रोशनी क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में होती है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पे ज्यादा रोशनी होने के कारण सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। क्लियर हुआ? अब आगे समझो। पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर अयनांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो होता है सूर्य की तरफ झुका होता है, इसलिए इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा उत्तर अयनांत कब होता है, तो कब बताओगे? 21 जून को होता है। क्यों होता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो होता है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। आगे समझो। अब दक्षिण अयनांत क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान दो, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें अभी कैसा है? पृथ्वी ऐसी झुकी हुई, ऐसी घूमती 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 यहाँ पे पहुंच जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है? उस तरफ चला जाता है। दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ चला जाता है और उत्तरी गोलार्ध जो है उस तरफ चला जाता है। तो जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा मिलती है। यहाँ पे जब पृथ्वी थे तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा रोशनी मिल रही थी, और ये ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आ गए, तो जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा रोशनी पड़ती है। समझ में आ गया? तो दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देख रहे हो दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। क्लियर हुआ? अब आगे समझो। इसलिए विषुवत वृत्त के दक्षिण भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो ये है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के दक्षिण भाग में क्या रहेगा? गर्मी का मौसम रहेगा। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा कहाँ पे पहुंच रही है? दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच रही है। इसलिए क्या होता है? यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। क्लियर हुआ? अब आगे समझो। जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी कि ठंडी का मौसम होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है? अगर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है शीत ऋतु होता है, यानी कि ठंडी का मौसम होता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। 22 दिसंबर को दक्षिणी भाग में गर्मी का मौसम होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु होता है। क्लियर हुआ? अब आगे समझो। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। क्लियर हुआ? आगे समझो। पृथ्वी के इस अवस्था को क्या कहा जाता है? दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझ लो। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण और पृथ्वी के झुके होने के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं की निर्मित होती है। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।